हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके फिजिक्स की क्लास में। और आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। इससे जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में सारा समझा दिया था और आपका जो पेपर आता है वो किस प्रकार का आता है, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, कितने एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी थी। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला शुरू करेंगे। और भौतिक विज्ञान आपका शुरू जो होता है वो होता है यूनिट 3 से, यानी कि चैप्टर नंबर आप 9 कह लीजिए। कुछ बुक्स में 9 भी हो सकता है और कुछ बुक्स में आपका चैप्टर नंबर 10 भी हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले आप हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, यानी कि पहला ही टॉपिक जो होगा। अब रिफ्लेक्शन किसका है? प्रकाश का, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि इस यूनिट 3 में आपको दो टॉपिकों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको आगे बढ़ना है, पढ़ना है। इसमें एक आपका परावर्तन है और दूसरा आपका अपवर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो प्रकाश के बारे में ही करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मतलब आप जानते हैं लाइट, LIGHT। अब क्या होता है प्रकाश? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। और जबकि जो प्रकाश होता है वो स्वयं दिखाई नहीं देता और हमारी आंखों में जब भी डलता है, आपतित तो होता है, तो वहाँ एक संवेदना प्रकट करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है परंतु स्वयं नहीं दिखता। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जबकि स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश के बारे में मैंने दो पॉइंट विशेष बता दिया आपको कि सबसे पहले तो ये देखें कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, जो प्रकाश है वो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यानी कि जिस भी वस्तु पर प्रकाश डलेगा वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाएगी। और जैसे आप अंधेरे में जाते हैं वहां प्रकाश नहीं होता तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। और आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश को आप स्वयं नहीं देख सकते, यानी कि प्रकाश स्वयं दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए हमने दोनों बात लिख दी है कि जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है जबकि स्वयं दिखाई नहीं देता। अब इसके गुणों के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि इससे आपका एक पर्सन एमसीक्यू जो पूछ सकता है। प्रकाश के गुण, सबसे पहला, आपका जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश, अगर आपने यहाँ टॉर्च जला दी ऐसे, और टॉर्च जलाने पर क्या होगा? प्रकाश ऐसा नहीं कि एक किरण ऐसे निकली और ऐसे जा रही है। ठीक है, प्रकाश जब भी किरण निकलेगी तो बिल्कुल सीधे पथ पर चलेगा। ठीक है,
दूसरा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल, वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, वो कितनी होती है? लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये भी कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। अब जितने भी आपके पारदर्शी माध्यम है, जो ट्रांसपेरेंट पदार्थ है या मीडियम है, उन सब में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। उसके बाद किस में होती है? वायु में। यानी कि जो कम होगी, यानी कि सबसे अधिक निर्वात में हो गई, उससे कम वायु में, उससे कम आपकी जल में होगी, और सबसे कम होगी ठोस पदार्थ में। ठीक है। यानी कि यदि आप पारदर्शी पदार्थ ले तो प्रकाश की चाल का क्रम, प्रकाश की चाल का पारदर्शी माध्यमों में क्रम, यह आपको याद रखना है। इससे एक आधा क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में पूछ सकता है। जैसे सबसे ज्यादा किस में होगी? निर्वात में। ठीक है। उसके बाद यानी कि उससे कम किस में होगी? वायु में। उसके बाद किस में होगी? आप किसी भी द्रव में ले सकते हैं, जैसे जल। फिर उसके बाद जो सबसे कम होगी वो ठोस पदार्थ में होगी। ठोस पदार्थ का मतलब जैसे कांच। तो ये आपको प्रकाश की चाल का विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में क्रम याद रखना कि सबसे कम किस में होती है और सबसे अधिक किस में होती है। फिर उसके बाद आपका जो नंबर 4 है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। आपने कक्षा 9 विज्ञान में एक बात पढ़ी होगी कि जब भी किसी माध्यम में तरंगे चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब माध्यम के कण जो कंपन करेंगे, जैसे आपका ये माध्यम का कोई कण है, अब जब प्रकाश की कोई किरण यहाँ पहुंचेगी तो ये कण कंपन करेगा। अब या तो कंपन ये ऐसे कर सकता है, ठीक, या फिर ऐसे। मतलब अगर प्रकाश किरण यहाँ से चलकर ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे, या आप ऐसे कह लीजिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से चलकर ऐसे चली, ठीक है। तो अब अगर कोई माध्यम का कण यहाँ है तो ये या तो ऐसे कंपन करेगा या फिर ऐसे कंपन करेगा। तो यहाँ हम दो बात कह सकते हैं कि जब माध्यम का कण तरंग के संचरण की लंबवत कंपन करे, यानी कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, यानी कि इसके लंबवत कंपन करेगा, तो जो प्रकाश तरंग की प्रकृति होगी वो अनुप्रस्थ होगी। तो यहाँ सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी माध्यम प्रकाश की तरंगें चलती है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। और यहाँ में अगर पॉइंट एक बात बताऊं, एक बात और देख लो। आप जानते हैं कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है उसमें माध्यम के जो कण होते हैं, यानी जब ध्वनि तरंगे संचरित होती है माध्यम में, तो माध्यम के कण तरंग के संचरण की अनुदिश कंपन करते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे। अगर प्रकाश सॉरी ध्वनि की जो तरंगे इधर से इधर चल रही है तो कंपन ऐसे करेंगे। जैसे स्प्रिंग को खींचकर आप छोड़ दो
तो स्प्रिंग ऐसे कंपन करेगा ना, तो उसके जो कंपन होंगे कैसे होंगे में अनुदैर्ध्य। तो अब इस पॉइंट को याद कैसे रखा जाए, बस आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। आप जानते हैं कि इसमें आपका क्या आ रहा है, प्रे, और प्रे का मतलब क्या होता है, प्रकाश। इसमें क्या आ रहा है, ध्य, और ध्य से क्या बनता है आपका, ध्वनि। तो आपको इसमें याद रखनी है बस ये लॉजिक। इससे आपको ध्वनि की प्रकृति के बारे में पूछे या आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में पूछे, आपको बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, इसमें पांचों पॉइंट आप ये याद रखना है कि जो प्रकाश चलता है यानी कि प्रकाश का गमन वो किसके रूप में होता है, प्रकाश का गमन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। अब ये आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी आपके एमसीक्यूज के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। जैसे आपका पहला ये हो गया, ठीक है, ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। बस ये समझ लीजिए कि सारे के सारे आपको जितने मैंने पॉइंट लिखवाए हैं वो सभी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, सॉरी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है। अच्छा, आप जानते हैं कि जैसे आपके पास कोई दीवार है, क्या है, कोई दीवार, और इस दीवार पे कोई आप गेंद फेंक के मार दो। तो गेंद अगर आपने ऐसे फेंक के मारी तो गेंद बिल्कुल कैसे जाएगी, इस प्रकार जाएगी। ठीक, यानी कि जब गेंद को आप फेंक कर इस पर मारोगे यानी कि गेंद इस पृष्ठ पर आपतित होगी तो इससे टकरा कर क्या होगा, गेंद का इधर चली जाएगी। मतलब ये गेंद जिस ओर से आई थी उसी ओर चली गई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। तो इस गेंद का इस दीवार से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है वो परावर्तन कहलाता है। यानी कि गेंद का दीवार से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। लेकिन हमने परावर्तन किसका पढ़ना है, प्रकाश का। और प्रकाश का जो गमन होता है वो तरंगों के रूप में होता है। वैसे तो जो प्रकाश है वो कण के रूप में भी चलता है, लेकिन वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, जो आप कक्षा 11-12 में पढ़ोगे। अभी आप केवल इतना कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैं इसे चीकना पृष्ठ मान लूं, जैसे कोई दर्पण हो, चीकना पृष्ठ, मैंने इसका नाम दे दिया दर्पण। अब जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित तो होगी तो ऐसे टकराएगी, यहाँ पर इस बिंदु पर वो टकरा कर किधर पहुंच जाएगी, इस साइड, ये, ठीक है। अब ये आपकी जो प्रकाश किरण है ये इस माध्यम से चली, टकराई और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो यह घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से आप सामान्य सी परिभाषा बना सकते हो कि प्रकाश किरण का किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
दोबारा सुन लीजिए कि प्रकाश किरण का किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश किरण का किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आपकी ये किरण होगी, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये आपकी जो किरण होगी ये होगी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को कहेंगे हम आपतन बिंदु, और यह आपतन बिंदु पर होगा अभिलंब। तो आपके यहां पर 3 पॉइंट हो गए। अगर मैं परावर्तन के नियम लिखूं, परावर्तन के नियम, तो इसके कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम, नियम नंबर 1, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको परिभाषाएं और नियम याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो इस चित्र से आपको इसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी और इसके नियम भी याद हो जाएंगे। हमने क्या बोला है? आपतित किरण है। अब ये प्रकाश किरण जब टकराएगी तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटेगी। अब प्रकाश किरण का चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद जब इसके नियम पढ़ेंगे तो 2 नियम होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका नाम आपतित किरण है, इस जो टकराकर लौटी है इसका नाम परावर्तित किरण हो, और जिस बिंदु पर टकराकर लौटी उस बिंदु पर अगर मैंने एक 90 डिग्री के एंगल पर रेखा खींच दी तो उसका नाम क्या होगा? अभिलंब होगा। तो ये तीनों यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन कौन? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा नियम है, अब दूसरा नियम पढ़ाने से पहले सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके और अपने चैनल पर यानी कि इस चैनल पर जाकर सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो आपके जितने बच्चे आपके दोस्त हैं उन सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दे।
ठीक है, क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर को मोटिवेशन कैसे मिले। तो सभी बच्चे जितना मैंने आपको कहा है उतना कार्य कर दीजिए। तो चलिए, और ये आपके कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपसे केवल रिक्वेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करें। अब इसमें बात करते हैं। आप जानते हैं कि इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगी उसका नाम होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी यानी कि परावर्तित किरण, इसका नाम होगा परावर्तन कोण। इसे प्रेजेंट करते हैं हम आर से। ठीक है, कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? आर से। अब बात सुनिए ध्यान से। ये आपका जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव आपतन, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, इसका नाम आपका सॉरी इसका नाम है आपका आपतन कोण। इसके लिए एक्स में चाहूंगा। आपतित किरण से आपतन कोण और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। तो आपका जो परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण, वो सदैव आपतन कोण के सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, बराबर होता। तो ये आपके दो नियम थे। इसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अर्थात जो आपका कोण आई है वो किसके बराबर होगा? कोण आर के। तो इसमें आपको एक छोटा सा लॉजिक और भी याद रखना है नोट के तरीके से। बस ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके पास ये दर्पण है और यदि कोई प्रकाश किरण इस पर बिल्कुल लंबवत आपतित हो, कितने पर? 90 डिग्री के एंगल पर। अब ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है ना, और टकरा कर क्या होगा? ये वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगा इसके साथ? ये वापस लौट जाएगी। अब ये कह लीजिए कि यही आपकी कौन सी है? परावर्तित किरण है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब भी यही है, यानी कि तीनों एक ही लाइन पर है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो यहाँ पर कितना होगा? आई बराबर 0। और आप जानते हैं कि अगर आई बराबर 0 है तो आर बराबर भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप कि यदि कोण आई 0 है तब आपका जो कोण आर है वो भी कितना होगा? 0। ठीक है, यानी कि इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो तो वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यदि प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत आपतित हो तो वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, यह पॉइंट आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यदि कोण आई बराबर 0 है तो कोण आर भी कितने का होगा? 0 का होगा। और किस में है? चाहे आपका अपवर्तन हो चाहे आपका परावर्तन हो। ठीक है, अब ये आपको इसमें थोड़ा ये लॉजिक भी याद रखना है कि यदि प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होगी
कैसे? अभिलंबवत 90 डिग्री के एंगल पर, तो वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज आपका जो हमने पढ़ाना था आपको, क्योंकि पहली क्लास है तो बहुत छोटे से समय में थोड़ी क्लास ही पूरी करेंगे आज, जिससे आपका और मेरा फ्लो साथ साथ सही चले। अब सभी बच्चों से एक निवेदन है अंत में कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें।